वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज पिछली क्लास का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके वो चैप्टर में कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आज के शेड्यूल में शेड्यूल्ड है उसके अकॉर्डिंग जो है कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में जो बचा हुआ चैप्टर था, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था क्लास मिस होने से, वह था नव मध्यम वर्ग, इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास इन इंडिया। Exactly the name of the chapter is the emergence of new middle class। भारत में नव मध्यम वर्ग का उदय। नव मध्यम वर्ग क्या है और मध्यम वर्ग क्या है और उसमें भी वर्ग क्या है। जैसे आपको पता है कि भारत में जाति आधारित व्यवस्था है, जाति आधारित समाज है और इसमें उच्च जाति, निम्न जाति, मध्यम जातियां पाई जाती हैं। लेकिन वर्ग, यहाँ जाति की बात नहीं की जा रही है, यहाँ वर्ग की बात की गई है। और वर्ग में भी, क्लास में भी स्पेशली नव मध्यम वर्ग की बात की गई है। नव मध्यम वर्ग कौन लोग हैं, कैसे उनका उद्भव हुआ या किसे नव मध्यम वर्ग कहा जाता है। इससे पहले मैं बता दूं वर्ग, क्लास को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। जैसे क्लास का जो कंटेक्स्ट है वो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है, आर्थिक आधार पर इसका निर्धारण होता है, मींस इनकम के आधार पर, आर्थिक आय के आधार पर। जैसे जाति का निर्धारण वर्ण व्यवस्था या समाज के आधार पर है, लेकिन जो यहाँ वर्ग की बात की गई है वो आर्थिक इनकम और आय, जो उनकी आर्थिक आय है, इकोनॉमिक इनकम है, उनका कितना वेतन है, उसके आधार पर ये क्लासिफाइड किया जाता है। इसका वर्गीकरण किया जाता है कि कौन सा वर्ग मध्यम वर्ग है या आज के डेट में नव मध्यम वर्ग है। तो जो वर्ग की अवधारणा है वो मुख्यतः आर्थिक आय के पे आधारित अवधारणा है, लेकिन उसके जो आयाम हैं वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी हैं। जैसे ही आपकी आर्थिक आय बढ़ती है वैसे ही आपकी सामाजिक स्तर आपका बढ़ता है और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता है। जिसका जो डायमेंशंस है स्पेशली मध्यम वर्ग का, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मुख्यतः आर्थिक अवधारणा होती है जो वर्ग का विषय है। अब आप देख रहे होंगे कि भारत में जब मिडिल क्लास की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा आप देखते होंगे कि भारत में मिडिल क्लास की जनसंख्या है या मिडिल क्लास के लोग हैं, या मध्यम वर्ग की बात की जाती है। मध्यम वर्ग में भी कई वर्ग हैं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एज ए सब्जेक्ट, एज ए पेपर हम लोग किस वे में डिस्कस करेंगे, भारत में मध्यम वर्ग का उदय कब से स्टार्ट हुआ, भारत में मध्यम वर्ग की संकल्पना क्या है, और आज हमें जो सिलेबस में है आपके, हम न्यू मध्यम वर्ग, न्यू मिडिल क्लास को क्यों पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें जाएंगे तो किसको हम मध्यम वर्ग की कैटेगरी में रखते हैं या नव मध्यम वर्ग की स्पेशली कैटेगरी में रखेंगे, जो जनरली वेतन भोगी हो, सैलरीड पीपल हो। अगर विशेषता की बात करेंगे, जैसे मैंने मीनिंग बता दी कि किसे हम वर्ग की कैटेगरी में रखेंगे, और उस वर्ग की कैटेगरी आर्थिक आय, तो आर्थिक आय जैसे कृषि में जो आर्थिक आय होती है वो निश्चित नहीं होती है, इसलिए कृषि पर जुड़ी हुई जनसंख्या को आप उस कैटेगरी में नहीं रख सकते कि वो उनकी एक फिक्स है। तो जो वर्ग की संकल्पना है या स्पेशली नव मध्यम वर्ग की संकल्पना है, उसकी पहली विशेषता होती है कि सैलरीड, मतलब जिसके पास वेतन आता हो। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वेतन नहीं होता, एक फिक्स होता है। तो वेतन से पता चलता है कि भाई कम वेतन है, ज्यादा वेतन है, या कितना वेतन है। दूसरा, प्रोफेशनल लोग होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, या प्राइवेट सेक्टर के लोग हो गए, तो कोई ना कोई प्रोफेशनल वर्क में वो इन्वॉल्व होंगे, वेतन उन्हें मिलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग लोग होंगे ज्यादातर, या इंग्लिश, हिंदी और अन्य लैंग्वेज को भी जानते होंगे। और ज्यादातर जो मध्यम वर्ग की संकल्पना है वो अर्बन एरिया में है, शहरी एरिया में है। ग्रामीण एरिया में जो कृषि आधारित व्यवस्था है वहां ऐसा नहीं दिखाई देता है, मुख्यतः शहरी आधारित अवधारणा है। और ऐसे लोग जिन्हें मध्यम वर्ग में कहा जाता है वो सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका राजनीतिक इंटरेस्ट क्या है, राजनीतिक हित क्या है, उनका सामाजिक हित क्या है। तो जैसे आप कह सकते हैं पढ़े लिखे नौकरी शुदा लोग, ध्यान दें, पढ़े लिखे नौकरी, नौकरी मतलब वेतन आएगा, नौकरी शुदा लोग जो अपने अधिकारों और सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी जागरूक होते हैं। मुख्यतः ये आर्थिक आय पर आधारित अवधारणा है जिसे आप वर्ग या नव मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग के रूप में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अब इन्हीं विशेषताओं को अगर हम देखेंगे मध्यम वर्ग की, कि वो वेतन हो, सैलरीड पीपल हो, प्रोफेशनल हो,
तो इंग्लिश भाषी, इंग्लिश एटलीस्ट उन्हें आता हो, शहरी क्षेत्रों में ओरिएंटेड होंगे, सामाजिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अधिकारों को लेकर के अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, और मुख्यतः इसका आधार आर्थिक होगा। अगर उसके बाद हम अगर बात करें कि भारत में मध्यम वर्ग की संकल्पना, क्या भारत में मध्यम वर्ग पहले नहीं था, आज है, या किन्हें मध्यम वर्ग कहा जाता है, अगर इसकी बात हम करेंगे तो हम इसको अगर क्लासिफाइड करें, डिवाइड करें, तो औपनिवेशिक भारत में मध्यम वर्ग, क्या मुगल काल में मध्यम वर्ग नहीं था? यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे मध्यम, नौ मध्यम वर्ग जो आपकी एग्जाम में आएगा वो नौ मध्यम वर्ग आएगा, लेकिन नौ मध्यम वर्ग आया कहाँ से, क्या उससे पहले मध्यम वर्ग नहीं था? तो जैसे औपनिवेशिक भारत में मध्यम वर्ग, अंग्रेजों के ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल रिजीम भारत में मध्यम वर्ग था नहीं था? स्वतंत्रता के बाद किस तरह का मध्यम वर्ग था, और किसे नौ मध्यम वर्ग कहा जाता है, स्पेशली ग्लोबलाइजेशन के उपरांत, उसका एनालिसिस करेंगे। तो इस हेडिंग के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मिडिल क्लास इन कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक भारत में मध्यम वर्ग, तो जैसे बर्नियर एक थिंकर है, बर्नियर का मानना है कि अंग्रेजों के पहले, मतलब 17वीं शताब्दी के पहले भारत में मध्यम वर्ग नहीं था, ऐसा बर्नियर का मानना है। बर्नियर एक थिंकर है, बर्नियर का मानना है, बर्नियर मानते थे कि भारत में 17वीं शताब्दी के पहले, स्पेशली अंग्रेजों के आने के पहले भारत में मध्यम वर्ग नहीं था, दो ही वर्ग था, या तो अमीर थे या तो गरीब थे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, मुगल काल में भी भारत में मध्यम वर्ग था, लेकिन वो सूरत और जहां जहां जो औद्योगिक नगर थे, शहरी क्षेत्र थे, तो छोटे छोटे नगर थे, उन्हीं तक सीमित था, जैसे दिल्ली था, सूरत था, इस तरह। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, मुगल काल में भी मध्यम वर्ग था, लेकिन उनकी संख्या सीमित थी। बर्नियर कहते हैं नहीं, 17वीं शताब्दी के बाद जब अंग्रेज आए, औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद से भारत में मध्यम वर्ग का विकास हुआ। जैसे अंग्रेजों के समय में 3 महत्वपूर्ण शहरों पे उन्होंने छोटे उद्योग स्थापित किए, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। आपको पता है दिल्ली बाद में राजधानी बनी, तो कोलकाता और मद्रास और मुंबई, इन शहरों में जो है जब औद्योगिकरण हुआ, उद्योग लगे, तो बहुत सारे ग्रामीण एरिया से माइग्रेशन हुआ इन शहरों में, और वहां जाकर के जो है जो औद्योगिक मजदूर थे उनका विकास हुआ। लेकिन इसको कैटेगराइज किया जाता है कि कैसे कैसे जो है उस समय कितने प्रकार के जो है उद्योग मजदूर थे, या कितने प्रकार के मिडिल क्लास के लोगों की संख्या थी। अभी नो मिडिल क्लास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो औपनिवेशिक भारत और स्वतंत्रता के पश्चात अराउंड 90 तक जो मध्यम वर्ग था, वो केवल मध्यम वर्ग था, वो नौ मध्यम वर्ग नहीं था। नौ मध्यम वर्ग जो आपके सिलेबस में है, उसका कॉन्सेप्ट है 1991 के बाद, जब भारत में ग्लोबलाइजेशन की नीति को हम लोग फॉलो करने लगे। तो उस समय अगर इसको क्लासिफाइड किया जाए, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली क्लास का इसको कंप्लीट कर रहे हैं, आज की क्लास भी हमें स्टार्ट करना है। तो उस समय अगर हम देखेंगे तो इसको क्लासिफाइड किया जाता था कि ऐसे लोग जो कैपेबल हों, संसाधनों पर जिनका कुछ नियंत्रण था, और मतलब आप कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से इंग्लिश एजुकेटेड पीपल। अंग्रेजों के समय में जिस मिडिल क्लास की संकल्पना की गई थी, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे मैकाले शिक्षा पद्धति। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, ऐसा नहीं कि वो शिक्षा क्यों लेकर के आए, क्योंकि उन्हें ट्रांसलेटर की जरूरत थी, जो देखने में, मैकाले कहता भी था कि देखने में भारतीय हो लेकिन सोच में वो अंग्रेज हो, मतलब कि उसे अंग्रेजी आती हो, जिससे वो भारतीयों समाज के बीच और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम कर सके, और एक तरीके से ट्रांसलेटर का काम कर सके। तो आप अगर ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश रिजीम में जिस प्रकार की संकल्पना मध्यम वर्ग को लेकर के की गई, वो संकल्पना ये नहीं थी कि जो है एक मध्यम वर्ग तैयार जरूर हुआ, अंग्रेजी शिक्षा नीति भी आई, लेकिन वो मध्यम वर्ग क्या था, मैकाले खुद कहता है ट्रांसलेटर, देखने में भारतीय, सोचने में अंग्रेज, सोच में ब्रिटिशर्स। तो एक तरीके से आप देखेंगे जैसे क्लर्क हो गया, एजुकेशनिस्ट हो गए, बैंक कलर पॉलिटिशियन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, या उस समय जो
जो उन्हें सहायक के रूप में जिन नौकरियों की जरूरत थी। तो औपनिवेशिक भारत में मध्यम वर्ग, जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ वो मध्यम वर्ग अंग्रेजी शिक्षा अर्थात मैकाले शिक्षा पद्धति के उपरांत पैदा हुआ वो समाज का अंग, समाज जो देखने में भारतीय था बट उसे अंग्रेजी आ गई थी, तो ट्रांसलेशन और छोटी मोटी नौकरी पा जाता था, मतलब सैलरीड पीपल की कैटेगरी में आ जाता था और उसे मध्यम वर्ग माना गया उस समय। इस पे हमें ज्यादा नहीं जाना है, बस ये जानिए कि मैकाले शिक्षा पद्धति और स्वतंत्रता के पहले जो नीति थी, जो पॉलिसी थी, उससे जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ वो इंग्लिश स्पीकिंग मध्यम वर्ग, व्हाइट कॉलर सैलरीड पीपल। स्वतंत्रता के पश्चात जिस मिडिल क्लास की संकल्पना उभर करके आती है, स्वतंत्रता के पश्चात मिडिल क्लास की चर्चा करने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि स्वतंत्रता के साथ ही जिन अधिकारों को लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया और जिन अधिकारों की व्यवस्था संविधान में की गई, जैसे आप मौलिक अधिकार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नीति निर्देशक तत्व ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार में जहां राइट टू इक्वालिटी की बात किया गया है, इक्वल राइट फॉर ऑल की बात किया गया है, जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, और उससे क्या है, जैसे ध्यान दें, वर्ग तो तब होता है जब समाज में असमानता होती है, और हमारा संविधान क्या चाहता था, हमारा संविधान ये चाहता था कि समाज में क्या हो, राइट टू इक्वालिटी हो, इक्वल राइट फॉर ऑल हो, इसलिए पूरा मौलिक अधिकार दिया गया, चाहे सामाजिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो और फिर आर्थिक समानता की बात की गई। तो आप ये देखिए कि स्वतंत्रता के बाद जो नीतियां हमारे संविधान निर्माताओं ने या संविधान द्वारा फॉलो की गई, उन नीतियों में समानता की बात की गई थी और उस समानता को लाने के लिए सोशलिज्म मॉडल को या मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया गया। और शिक्षा नीति में भी आप देखेंगे कि भारत की शिक्षा बहुत समय तक, अब तो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम था, आज भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट स्टेक होल्डर को पूरा प्रॉपर स्पेस है, बट उस समय स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम था। तो स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम, मौलिक अधिकार, समानता की बात, राइट्स की बात, ये हमारे संविधान के माध्यम से लोगों को प्राप्त हुई। और सरकार ने आर्थिक समानता लाने के लिए लैंड रिफॉर्म भी किया, हायर एजुकेशन पे फोकस किया, हरित क्रांति हुई भारत में, जो कृषि आधारित छोटी जातियां थी उनका आर्थिक विकास होने लगा, और स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी 1990 तक। कैसी इकोनॉमी थी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। जब भी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है तब, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत अंबानी की संपत्ति और पतंजलि की संपत्ति एक साल में कई गुना बढ़ गई, या फला मैक्सिमम सेक्टर को विनिवेश किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, या उसका शेयर या उसका जो है FDI आप जानते होंगे। तो सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था होने से ये बात थी कि जो गैप था, इनकम गैप था, वो थोड़ा सा उस वे में नहीं बढ़ा गैप जिस वे में आज बढ़ रहा है। तो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, हायर एजुकेशन पे फोकस, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आगे हमें चैप्टर में पढ़ना है, और नेहरू सोशलिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, और इक्वल राइट्स फॉर ऑल। ऐसे कंटेक्स्ट में जब संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था और इस प्रकार की शासन प्रणाली, ऐसा सिस्टम, इन सब की जब को लागू किया गया, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि जैसे सरकार ने जो जमींदारी प्रथा, अमीर और गरीब की जो खाई थी, वो सिंपल सी बात है कि जब तक उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण नहीं हुआ, सामूहिक नियंत्रण नहीं होगा। और उत्पादन के साधन, उत्पादन कहाँ से होता है, प्रोडक्शन कहाँ से होता है, या तो लैंड से होता है जैसे कृषि, या उद्योग से होता है प्रोडक्शन कुछ न कुछ।
तो प्रोडक्शन का जो पूंजी और लैंड या कैपिटल, तो लैंड भारत में जो प्रोडक्शन का मेन आधार था वो लैंड था। जैसे आपको पता है लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रणाली, कुछ ही लोगों के पास राइट्स था, बाकी लोग मजदूर थे। तो सरकार ने जो इस दिशा में कदम उठाया वो कदम था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, जो एक पूरा चैप्टर है और आगे के चैप्टर में लैंड रिफॉर्म पूरा डिटेल आपको पढ़ाना है, तो आगे चर्चा हम उस पर करेंगे। तो लैंड रिफॉर्म किया जाना शुरू हुआ गरीबों या मजदूरों को, जिनके पास ज्यादा जमीन थी। आपको याद होगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, जिनके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा लैंड है, वो गरीबों में बांट दें। सरकार ने एक सीलिंग एक्ट लाया, सबसे पहले बिहार में आया, इसको आगे बढ़ाएंगे डिटेल में, फिर उत्तर प्रदेश में आया, अन्य राज्यों में भी आया, कि इससे ज्यादा एक निश्चित लिमिटेशन लगा दी गई कि 12 एकड़ से ज्यादा, 15 एकड़ से ज्यादा, कुछ राज्यों में अलग अलग, राज्यों में अलग अलग है, कि इससे ज्यादा लैंड जिसके भी पास होगी उस लैंड को सरकार एक्वायर कर लेगी और गरीबों में या मजदूरों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जो संविधान का लक्ष्य था, संसाधनों का उचित वितरण और संतुलित वितरण, निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 और 39 में जो प्रावधान किए गए हैं, स्पेशली कल्याणकारी राज्य के कंटेक्स्ट में, तो सरकार ने बहुत सारे कदम स्वतंत्रता के बाद, चाहे वो लैंड रिफॉर्म हो, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर ये हुआ कि जो कृषि आधारित छोटी जातियां थी, मध्यम वर्गीय जातियां थी, जो आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग में अब तक नहीं आ पा रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम होता था, वो खाने के लिए ही होता था, उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, स्पेशली एक्सपोर्ट, और उसको सेल नहीं कर पाते थे, बेच नहीं पाते थे। तो हरित क्रांति से उनका उत्पादन का लेवल बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया, और उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ कि उनकी आर्थिक आय बढ़ गई, और आर्थिक आय बढ़ने से क्या हुआ, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई। फिर वो राजनीति में इंटरफियर करने लगे, जैसे कि चौधरी चरण सिंह जैसे नेता, मुलायम सिंह यादव, लालू, नीतीश कुमार, मायावती, इन सब नेताओं का उदय एक तरीके से उन संबंधित जातियों से ही है, जो जिन जातियों पे सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा प्रभाव हरित क्रांति का पड़ा। तो हरित क्रांति, लैंड रिफॉर्म, जो डिटेल से आगे पढ़ना है, हायर एजुकेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में, शिक्षा पे फोकस किया गया, राइट्स की बात की गई, और इन सब से क्या हुआ कि भारत में एक जो मध्यम वर्ग केवल इंग्लिश स्पीकिंग था, उस मध्यम वर्ग का थोड़ा सा विकास हुआ। लेकिन अभी भी मध्यम वर्ग की परिभाषा में केवल इंग्लिश स्पीकिंग, व्हाइट कॉलर और जॉब ओरिएंटेड लोग ही आते थे। हाँ, आर्थिक रूप से कृषकों की भी आय बढ़ गई, लेकिन जब अब डिबेट डिस्कशन होता है तो जनरली यही होता है कि जिनका इनकम है, सैलरीड है, इनकम बेस्ड ग्रुप है, या स्ट्रक्चरली डिफाइंड ग्रुप है कि ये बड़े लोग हैं, या कल्चरल क्लास है कि ये मध्यम वर्ग हैं, या प्रोडक्शन डिस्कोर्सेस है, सोशल इमेजिनेशन की बात है। तो इस तरह आप अगर आप देखेंगे कंज्यूमर कल्चर की बात है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एरा की बात है, एडवर्टाइजमेंट एरा की बात है, तो आप 90 के पहले जिस मध्यम वर्ग, सर्विस सेक्टर, राष्ट्रवाद की ओर झुकाव, जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ, वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहा जैसा कि कॉलोनियल, हाँ थोड़ा सा चेंजेज आया, लेकिन वह भी, उसे भी हम मध्यम वर्ग की ही कैटेगरी में रखते हैं। तो औपनिवेशिक एरा में जिस मध्यम वर्ग, मतलब स्वतंत्रता के पहले, ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे स्वतंत्रता के बाद भी मध्यम वर्ग का उदय होना शुरू हुआ, या मध्यम वर्ग का विस्तार, नॉट उदय, विस्तार हुआ, और सारे लोग मध्यम वर्ग की कैटेगरी में आए, उनकी संख्या इंक्रीज हुई, चाहे वो रोजगार के माध्यम से या अदर इश्यूज से, अदर माध्यम से। तो मध्यम वर्ग की जो संकल्पना है 1990 के तक की जो संकल्पना है, उसमें ये था कि जो, अब यहाँ जाति की बात कहीं नहीं की गई है, यहाँ क्लास की बात की गई है, वर्ग की बात की गई है, आर्थिक आय के आधार की बात की गई है, और आर्थिक आय पे आधारित जो मध्यम वर्ग की संकल्पना है, ये वर्ग की संकल्पना है, जाति की संकल्पना नहीं है। और ऐसे वर्ग, वो किसी भी जाति धर्म, जैसे हम कहते हैं कि इस जाति के लोग इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस जाति के लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मध्यम वर्ग को लेकर के एक अलग तरीके की संकल्पना है
यहाँ जाति कम, आर्थिक आय और आर्थिक इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करने लगते हैं। तो 1990 तक जिस प्रकार की सरकार की पॉलिसी थी, उससे भारत में जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ वो ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा कि स्वतंत्रता के पहले, मिलता जुलता, उसी का थोड़ा सा विस्तार, लेकिन उनमें मॉरल वैल्यूज थी। हाँ, धीरे धीरे उसका पतन होने लगा, करप्शन बढ़ने लगे, और 1990-91 के बाद जब नई आर्थिक नीति आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इस पॉलिसी के बाद जैसे नव मध्यम वर्ग के उदय की जो संकल्पना है वो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है, लिबरलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है, प्राइवेटाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है, जिसको आप एलपीजी भी बोलते हैं, नई आर्थिक नीति का रिजल्ट है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो 1991 में जो नई आर्थिक नीति भारत सरकार के द्वारा लाई गई, उस आर्थिक नीति के उपरांत जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ उसे ही नव मध्यम वर्ग की कैटेगरी में रखते हैं। वैसे कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में नव मध्यम वर्ग के उदय की शुरुआत 1980 इंदिरा गांधी के शासन के काल के बाद से ही शुरू हो गई थी, जिन्हें आप न्यू मिडिल क्लास की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको क्लासिफाइड करें तो 1990 के बाद जनरली जो है भारत में नव मध्यम वर्ग, न्यू मिडिल क्लास का उदय होता है। अब न्यू मिडिल क्लास किसी का, और इसको न्यू क्यों कहा गया? मिडिल क्लास तो है लेकिन ये न्यू मिडिल क्लास है। अंग्रेजी शिक्षा आधारित बिल्कुल होगा, सैलरीड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कॉमन स्टार्टिंग में बताया गया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें मॉरल वैल्यू चेंज इन न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास की संकल्पना, ठीक है, आर्थिक रूप से 1991 में हमने नई आर्थिक नीति फॉलो की, लेकिन जो आर्थिक नीति, जो व्यवस्था उत्पन्न हुई, इससे पहले मॉरल वैल्यू पे, नैतिक मूल्यों पर जोर दिया जाता था, लेकिन न्यू मिडिल क्लास की जो संकल्पना है वो सेल्फिश है। अब आप व्यक्ति सेल्फिश होने लगा है, सेल्फ इंटरेस्ट की बातें सोचने लगा है, न कि सोशल इंटरेस्ट, न कि सामाजिक हित, और कंज्यूमरिज्म बढ़ चुका है, करप्ट नेचर हो चुका है, करप्शन बढ़ चुका है। तो न्यू मिडिल क्लास की जो संकल्पना है वो 1991 के बाद है, जो थ्योरेटिकली उसको क्लासिफाइड किया गया। कुछ लोग इससे पहले से ही मानते हैं। डेवलपमेंट कैसे हुआ? जैसे 1991 में केवल नई आर्थिक नीति ही नहीं बदली, आरक्षण की नीति आई, कास्ट सिस्टम, मंडल और कमंडल, मंदिर की पॉलिटिक्स आई, आरक्षण की राजनीति आई। तो इन सब का परिणाम हुआ कि जो है, जो ब्रिटिश काल में जिन्हें उच्च वर्ग में अपर कास्ट का माना जाता था, या मध्यम वर्ग, मध्यम कास्ट की जातियां मानी जाती थी, 1990 में मंडल आयोग के आने के बाद बहुत सारी जातियों को ओबीसी में, SC ST में, ओबीसी SC ST जैसे कैपिटल मार्केट या ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में 3M की बात योगेंद्र यादव करते हैं। और वो 3M क्या है? जैसे मंदिर और मंदिर, मंडल एंड मार्केट। 3M का मतलब है मंदिर, मंडल एंड मार्केट, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और इसमें जो कहते हैं कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था आ जाने से, सर्विस सेक्टर प्रधान अर्थव्यवस्था आ जाने से भारत में जिस वर्ग का उदय हुआ उसे नव मध्यम वर्ग की कैटेगरी में रखते हैं। नव मध्यम वर्ग को अगर नेशनल काउंसिल ऑफ इम्प्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अध्ययन में ये बताया गया कि जो है इंडियन मिडिल क्लास डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, भारतीय मध्यम वर्ग को 2 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। इसमें कहा गया कि कुछ मध्यम वर्ग, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीकर्स हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्राइवर्स हैं। सीकर्स मतलब जिन्हें नौकरी चाहिए, और स्ट्राइवर्स मतलब जिन्हें एक तरीके से कुछ देने की कैपेसिटी में हो, थोड़ा संपन्न हो। तो सीकर्स में रखा गया करीब 2 से 5 लाख वर्ग के लोगों को,
और स्ट्राइवर्स में रखा गया 5 से 10 लाख लोगों के बीच के लोगों को जो है इसमें रखा गया। तो 9 मध्यम वर्ग की जो कैटेगरी है कैटेगराइज किया गया ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत में स्पेशली, उसमें इस कमीशन ने NCAR ने कहा कि भारत में करीब 15 करोड़, कुछ रिपोर्ट में 10 करोड़, कुछ में 15 करोड़, और माना जाता है कि भारत में ऐसे लोग 9 मध्यम वर्ग के न्यू मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके लिए ऐसा क्यों है, 9 मध्यम वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि सैलरीड पीपल हो, और इससे पहले आपको बताया गया है मजदूरों को लेकर के संगठित मजदूर और असंगठित मजदूर। संगठित मजदूर कौन है और असंगठित मजदूर कौन है, इससे पहले के चैप्टर में आपको आपके साथ ये विचार साझा किया जा चुका है। क्योंकि क्लास की अपनी एक लिमिटेशन है, इसलिए मैं इतना डिटेल अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। तो जैसे सैलरीड पीपल, सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस हो गई। अब 1991 के बाद क्या हो गया, सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। जब सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया तो सर्विस सेक्टर में उन्हीं लोगों को जॉब मिलती है जो पढ़े लिखे हैं, उन्हीं लोगों को जॉब मिलती है जो स्किल्ड हैं। तो जो मैंने संगठित और असंगठित मजदूरों की बात की, सरकार की इन नीतियों का लाभ केवल उन्हीं लोगों को ज्यादा मिल पा रहा है जो इंग्लिश स्पीकिंग है, स्किल्ड है। आम मजदूरों को, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि सरकार बहुत सारी चीजें रेट बढ़ते जाते हैं, लेकिन मजदूरों के रेट उस मात्रा में नहीं बढ़ाए जाते। तो और स्पेशली असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। तो यहाँ जिस मध्यम वर्ग की बात की जा रही है, जिस 9 मध्यम वर्ग की बात की जा रही है, वो पढ़ा लिखा स्किल्ड लेबर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, नर्स है, टीचर है, प्रोफेसर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको एक तरीके से, और ये ज्यादातर लोग जो सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड 9 मध्यम वर्ग है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद आता है, वो मध्यम वर्ग गांव में रहना नहीं चाहता। गांव में भी आसपास अगर जॉब कर रहा है तो वो जो अर्बन एरियाज हैं उन एरियाज में रहना चाहता है। तो ये तो सर्विस सेक्टर आधारित मध्यम वर्ग की संकल्पना है अभी फिलहाल जो 9 मध्यम वर्ग है। अर्बन एरियाज में ही ये रहते हैं ज्यादातर, ये लोग ज्यादातर नहीं, मैक्सिमम अर्बन एरियाज में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहना पसंद करते हैं। कंज्यूमर कल्चर को, सैटरडे संडे पार्टी करना और शॉपिंग करना, कंज्यूमर कल्चर को प्रमोट करते हैं। मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मतलब कभी इधर कभी और अन्य, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल अवेयर होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। 1993 से लेकर के 93-94 से लेकर के 2014-15 तक जो अभी लेटेस्ट डाटा है, उस समय आप देखेंगे करीब 3 गुना शहरी जनसंख्या में, जितनी शहरी जनसंख्या 1990 के पहले थी, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो या कोलकाता हो, तो शहरों में उस तेजी से नहीं बढ़ी है। स्पेशली अगर दिल्ली में देखेंगे तो आपको बता दें कि कई गुना, अराउंड 3 गुना वृद्धि उनकी आय में हो चुका है। आय और स्पेशली शहरी परिवारों में वृद्धि हो चुकी है, शहरी परिवारों की वृद्धि हो चुकी है, उनके आय में वृद्धि हो चुका है। लेकिन 1990 के बाद जिस आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ राजनीति में, जैसे मैंने बताया कि योगेंद्र यादव कहते हैं मंडल, मंदिर और मार्केट, या फिर डेमोक्रेटिक अपसर्ज। 9 मध्यम वर्ग जो है, चूंकि राजनीतिक रूप से जागरूक है, राजनीतिक रूप से सशक्त है, इसलिए वो ये चाहता है कि न केवल उसे एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले, अस्थायी सरकार मिले, बल्कि उसकी नीतियां टैक्स में छूट देना हो, और जो जिससे उस वर्ग को, स्पेशली मध्यम वर्ग, शहरी मध्यम वर्ग, उसको व्हाइट कॉलर पीपल कहा जाता है। आप बुक्स पढ़ेंगे, मैं तो बहुत तेजी से आपको बता रहा हूँ, आप जब बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स में दिया जाएगा व्हाइट कॉलर, कपड़ा प्रेस होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, कोई कार होनी चाहिए, अच्छा आइसक्रीम खाते हो, या अच्छा जो है विदेशी चॉकलेट, इस तरह की बातें एग्जाम्पल में दिया गया है। मूवी पसंद हो, जो बहुत सारी, जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्में हो,
और महिलाओं की क्या स्थिति है, बहुत सारी बातें नव मध्यम वर्ग के बारे में की जाती हैं। जो शहरों में जो नौकरीशुदा लोग हैं, सुबह भागते हुए जाना, शाम को फिर भागते हुए आना, और घर में प्रॉब्लम या हस्बैंड वाइफ दोनों का वर्किंग होना, बच्चों का सफ़र करना, या सिंगल न्यूक्लियर फैमिली होना, यूनाइट फैमिली से दरकिनार करना, बहुत सारी बातें हैं जो नव मध्यम वर्ग के कंटेक्स्ट में की जाती हैं। तो जिस प्रकार 1990 के बाद भारत में गठबंधन की राजनीति भी आ गई, उसका परिणाम ये हुआ कि इनके बहुत सारे जो है, अभी आप देखे होंगे कि जो है कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये जो नव मध्यम वर्ग है, या जो इस तरह शहरी क्षेत्र आधारित है, या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, ये चाहते हैं कि जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्थायी सरकार हो। जैसा कि 1990 के बाद क्या था कि जो है गठबंधन की सरकारें थी, एक साल में 13 दिन में सरकारें गिर गई, और तो जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, स्पेशली नव मध्यम वर्ग का, वो चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट हो, ग्रोइंग इकोनॉमी हो, शेयर मार्केट बढ़ रहा हो, और उनकी आय भी बढ़े, उन्हें बोनस भी मिले, राइट टू प्राइवेसी हो, उनमें कोई दखलंदाजी ना हो, इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, कंज्यूमर कल्चर हो, और इंटेलेक्चुअल शो ऑफ हो, गाड़ी हो, आइसक्रीम हो, बच्चे हो, मॉल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भारत का नव मध्यम वर्ग है, जिस नव मध्यम वर्ग का उदय नई आर्थिक नीति 1991 के परिणाम स्वरूप हुई है, उस मध्यम वर्ग की जो विशेषताएं हैं, जो पहले मैंने बताई थी, वो सारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा सेल्फिश होना, न्यूक्लियर फैमिली होना, राजनीतिक रूप से जागरूक है, और जागरूकता का असर ये हो रहा है शो ऑफ करना, दिखावा ज़्यादा करना, काम कम करना। तो जो शो ऑफ है वो नव मध्यम वर्ग, और नव मध्यम वर्ग आप देखेंगे बहुत सारी मूवीज में फैमिली को परेशान होते हुए देखा गया है कि उनको जितना उनका खर्च है, लोन पे है, लोन है, वो मिल नहीं पा रहा है, कभी भी नौकरी चली जाती है। ये सब अलग बातें हैं, आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ अगर आप नव मध्यम वर्ग में देखेंगे, तो नव मध्यम वर्ग का जो राजनीतिक वजूद निकल करके आया, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से आया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट क्या था, या आम आदमी पार्टी या उस समय अन्ना हजारे ने जो मूवमेंट चलाया था, उसमें सबसे बड़ी संख्या में नौ सर्विस सेक्टर के लोग या फिर एजुकेशन सिस्टम के लोग ही आए थे, जो आज तक कायम है, एक दो स्थान पे कायम है, अदरवाइज कायम नहीं है। तो आम आदमी पार्टी में जिस प्रकार सर्विस सेक्टर के लोग पार्टिसिपेट किए, और केवल आम आदमी पार्टी के साथ ही नहीं है उसमें, जिस प्रकार, बल्कि 2014 में मोदी जी का आना, या 2019 में इतना ह्यूज मेजॉरिटी मिलना, यह भी नव मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि एक मजबूत स्थायी सरकार हो, जो सरकार उन्हें टैक्स में बेनिफिट दे सके। जैसे दिल्ली में आप ध्यान देंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी। तो मध्यम वर्ग के लोग, जो नौकरीशुदा लोग हैं, वो चाहते हैं कि टैक्स में छूट मिले, गैस के रेट कम हो, जिससे उनकी जो आय है उसमें उनका गुजारा हो सके। तो जो नव मध्यम वर्ग की संकल्पना है, कम्युनिकेशन जैसे संचार माध्यम बढ़ गए, और मूवीज आजकल जितना भी आप देखेंगे, इंक्लूडिंग वेब सीरीज से लेकर के मूवीज, थिएटर, और इस तरह की जो भी चीजें, जीन्स, शर्ट, चॉकलेट, और समाचार चैनल में अलग अलग कैटेगरीज को आप देखेंगे। कुछ समाचार चैनल बच्चों के लिए आते हैं, कुछ धार्मिक चैनल आते हैं, कुछ यंग लोगों के लिए आते हैं। ये सारा कुछ रिजल्ट्स है नव मध्यम वर्ग के उदय का, और नव मध्यम वर्ग का उदय ये रिजल्ट्स है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का। तो आपको मैं बहुत बातें मैंने मिस किया, नहीं बताया, या तेजी से बता दिया, क्योंकि एक ही क्लास में पूरा लेक्चर खत्म करना है और नेक्स्ट लेक्चर भी शुरू करना है। तो आप ये देखिए कि भारत में जो नव मध्यम वर्ग, अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में नव मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, भारत में नव मध्यम वर्ग की विशेषता क्या है, तो नव मध्यम वर्ग की जो विशेषता है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग, अर्बन एरियाज, शहरी सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड, व्हाइट कॉलर, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉब में जो लोग हैं सैलरीड,
ये सारी विशेषताएं हैं। तो उसके कंटेक्स्ट में, और ये परिणाम किसका है? नई आर्थिक नीति का, जिसे आप कहते हैं एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। आज अन्य विशेषताओं में आप देखेंगे कि जैसे टीवी में रियलिटी शो दिखाया जाने लगा है। रियलिटी शो मध्यम वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। जितने रियलिटी शो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सास बहू से लेकर के अभी तक चलने वाले सारे ऑलमोस्ट रियलिटी शो में बहुत संघर्ष से आए हैं, ऐसा है वैसा है। या मूवीज में भी आप देखेंगे कि 80 के पहले, 90 के पहले जो मूवीज आती थी उसमें एक हीरो होता था, एक विलेन होता था, एक अमीर होता था, गरीब होता था, मतलब उद्योगपति होता था, मजदूर होते थे। 1990 के बाद जितने भी मूवी आए उसमें विलेन गायब हो गया है ऑलमोस्ट। धीरे धीरे परिवार की समस्या, समाज की समस्या, उस पे मूवी आ रही है। मिडिल क्लास का स्टूडेंट है, सफर कर रहा है, या फिर मिडिल क्लास फैमिली है, सफर कर रही है। तो जितनी भी मूवीज आप देखेंगे उस तरह कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, क्योंकि अब न्यू मिडिल क्लास। इसीलिए जैसे टीवी चैनल्स में भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 2005 में एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, टीवी चैनल पे वो नहीं दिखाया जा रहा। लैक्मे फैशन वीक चल रहा है, वो टीवी पे दिखाया जा रहा है। अन्ना आंदोलन का प्रसारण हो रहा है, लेकिन बिहार में बाढ़ में लोग मर रहे हैं, उसका प्रसारण नहीं हो रहा है। तो सब कुछ जो पूरा मार्केट ओरिएंटेड हो गया है, उसमें जो नव मध्यम वर्ग है, जो शहरी आधारित मध्यम वर्ग है, वो उभर करके आया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या, आम आदमी पार्टी किसी अन्य राज्य में चुनाव नहीं जीतती, लेकिन दिल्ली में चुनाव जीतती है, क्योंकि यहाँ मध्यम वर्ग, स्पेशली नव मध्यम वर्ग की बाहुल्यता है। साथ ही साथ मोदी को इतना ह्यूज मेजॉरिटी में भी मध्यम वर्ग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। महिलाओं की भी, महिलाओं को तो रिस्पेक्ट दिया गया ग्लोबलाइजेशन के बाद, लेकिन किन महिलाओं को स्थान दिया गया है? केवल शहरी महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को। आम महिलाओं और अशिक्षित महिलाओं की दशा आज भी एज इट इज वैसे ही है। ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट जो होता है, मिस वर्ल्ड, आपको पता है 1990 के पहले क्या भारत में कोई सुंदर या सुंदरता नहीं थी क्या, कि किसी को जो है मिस वर्ल्ड एक बहुत पहले हुई थी, और 1990 के बाद सारी सुंदरता भारत में आ गई। ऐश्वर्या राय और जितना ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट हुआ उसमें कंटिन्यू जो है सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, फिर प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, हेडन, और उसके बाद आप देखेंगे अभी तक छिब्बर तक। मतलब आप ये देखिए कि ये सब मार्केट और नव मध्यम वर्ग का रिफ्लेक्शन है, कि भारत से ही मिस वर्ल्ड चुनी जा रही है, आए दिन चुनी जा रही है। बीच में अगर छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट भारत से, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। ये नव मध्यम वर्ग का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, रिफ्लेक्शन है, जो दिखाई देता है मींस लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से। तो जो नव मध्यम वर्ग की संकल्पना है, और महिलाओं को नव मध्यम, ये ग्लोबलाइजेशन कहाँ लाके खड़ा कर दिया है? कंज्यूमर गुड्स के रूप में, उपभोक्ता वस्तु के। जितना एडवर्टाइजमेंट होगा सब में महिलाएं दिखाई जाएंगी। आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजेज है शेविंग क्रीम का, और उसमें महिलाएं, शाहरुख खान या कोई भी ऐड करता है, उसमें महिलाएं आकर के उन्हें घेर लेती हैं। तो महिलाओं का जो रोल है, या महिलाओं को जिस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और क्या हुआ वो ठीक नहीं है। सोशल सिक्योरिटी खत्म। जैसे आपको बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा जो कानून है, स्पेशली पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, आज मध्यम वर्ग सफर कर रहा, नव मध्यम वर्ग कई इनसिक्योरिटी से सफर करता है, नौकरी छूट जाती है, तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो नव मध्यम वर्ग जो आज की संकल्पना या आज के कंटेक्स्ट में जिसकी बात की जा रही है, वो अब उनकी चेतना में बदलाव आया है। वो सेल्फिश हो चुके हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो चुका है, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से वो प्रभावित हो चुके हैं, और उनका राजनीतिक, हाँ राजनीतिक रूप से वो जागरूक है, उन्हें अधिकार है, और वो चाहते हैं कि करप्शन कम हो, वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो जिससे उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट हो। सारी बातें हैं, लेकिन बहुत तरह की समस्याओं का भी जन्म हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या मीन्स समस्याएं क्या आई हैं? अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, तनाव के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन क्योंकि आपको फोकस रखना है नव मध्यम वर्ग की संकल्पना, भारत में नव मध्यम वर्ग का उदय, और नव मध्यम वर्ग की विशेषता, उनकी दशाएं और उनकी विशेषताएं, एक विश्लेषण होगा, फाइनली निष्कर्ष होगा। तो ये था
आपका लास्ट चैप्टर और इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। आज की क्लास का जो चैप्टर है, जो शेड्यूल में है, वो चैप्टर है कृषि विकास रणनीति का सामाजिक संरचना पर प्रभाव, एग्रेरियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर। जिसे अभी तक हम लोगों ने देखा, भारत की आर्थिक नीति, स्टेट एंड प्लानिंग मतलब नियोजन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास की रणनीति क्या थी इसको देख लिया, न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस देख लिया। अब एक जो मेजर सेक्टर है भारत का, वह है कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर भी आप जिसे कहते हैं। अब हम जो तीसरा यूनिट है उसमें हम देखेंगे कृषि विकास की रणनीति। भारत में कृषि विकास को लेकर के सरकार की क्या पॉलिसीज रही हैं और उन पॉलिसीज का सामाजिक संरचना पे क्या प्रभाव पड़ा है, राजनीतिक संरचना पे क्या प्रभाव पड़ा है, और क्या जो कृषि विकास की रणनीति है उसका किसानों पर कितना प्रभाव पड़ा है। जैसे आज तक किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन तो अलग चैप्टर भी है, लेकिन इस चैप्टर में इनडायरेक्टली हम उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृषि विकास की रणनीति बताने से पहले स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कृषि की दशा भारत में क्या है, क्या सिचुएशंस है और क्या कंडीशन है एग्रीकल्चर की इंडिया में। अभी की कंडीशन बताने से पहले, जब भारत गुलाम था या भारत स्वतंत्रता के पहले या भारतीय समाज में परंपरागत रूप से कृषि का क्या स्थान है, कृषि की क्या दशा है। तो आज कृषि की क्या दशा है वो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पहले कृषि की क्या दशा थी उसमें जो है, तो कृषि की दशा भारतीय समाज, इसके बारे में मैं एक साथ ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय समाज का स्वतंत्रता के समय, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय समाज का स्वतंत्रता के समय ऑलमोस्ट अराउंड 80% पीपल पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब करीब 80% लोग, 80% पीपल जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए थे। यद्यपि आज यह डेटा घट करके अब 80% तो नहीं, लेकिन अराउंड 60% पीपल बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इवन राइट नाउ, आज भी। तो 80% उस समय और 65% अराउंड आज, 60 to 65%। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो राष्ट्रीय आय में हो, उसमें स्वतंत्रता के समय सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अराउंड 60% या उससे भी अब कृषि सेक्टर का था। जैसे आप लोगों से मैं पूछ नहीं सकता, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता कि राष्ट्रीय आय में स्वतंत्रता के समय कृषि का कितना योगदान था और आज कृषि का कितना योगदान है। तो स्वतंत्रता के समय जैसे आज सर्विस सेक्टर का योगदान करीब राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में, स्पेशली जीडीपी में 53-54% है, ये रेशियो सीधा अपोजिट था। पहले सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का था। आज चीजें बदल गई हैं। आज एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 13 से 15% तक, अराउंड 15%, ओनली 15%, और स्वतंत्रता के समय अराउंड 60%। उद्योगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, सर्विस सेक्टर अपोजिट हो गया, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अब ज्यादा हो गया। तो एक तो ये डेटा है कृषि से संबंधित कि कृषकों की दशा, अभी हमने केवल डेटा बताया है। अब आप ये बताइए कि स्वतंत्रता के समय कृषि की क्या दशा होगी। आपको पता है सबसे ज्यादा सरकार को इनकम
जिसको आप माल गुजारी रेवेन्यू टैक्स कहते हैं, रैयतवाड़ी वंशवाड़ी। पहले उद्योग नहीं थे, सर्विस सेक्टर नहीं था, तो सरकार या राजा महाराजाओं की जो आय होती थी वो कृषि से होती थी, वो कृषि पर टैक्स लेते थे, जिसको आप माल गुजारी कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है, राजस्व। और आप लोग, बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जिसे कलेक्टर कहा जाता है। कलेक्टर कलेक्शन से बना हुआ है, और कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी होता था, वो माल गुजारी कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए उसका नाम था कलेक्टर। तो जो भी टोटल आय होती थी, टोटल इनकम होती थी, वह इनकम कृषि से होती थी, लैंड से होती थी, मतलब जमीन, भू। तो सरकार की जो आय थी उसका जो मेजर, इसीलिए बहुत सारे आप देखेंगे अंग्रेजों ने एक्सपेरिमेंट किया कि कृषि पे, भूमि पे कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए। तो उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ये सब भारत में कृषि और जमीन पे कर के लिए, रेवेन्यू टैक्स के लिए लगाया। तो कृषि और इतना टैक्स लगाया, आपको मैं एक एग्जांपल तमिलनाडु का दे देता हूँ कि देखिए, फसल किस पे निर्भर होती है, क्रॉप। किसान किस पर निर्भर है, फसल अच्छी हो। फसल किस पे निर्भर है, मानसून अच्छा हो। अगर बारिश नहीं होगी, मानसून अच्छा नहीं होगा, तो कृषि उत्पादन नहीं होगा, जिसको आप पैदावार कहते हैं। और जब पैदावार ही नहीं होगा, किसानों से, देखिए सबसे टैक्स लिया जाता है, लेकिन किसानों की आय पे टैक्स नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि वो निश्चित नहीं है। जैसे फसल बर्बाद हुआ, आज कोई किसान अगर 10,000 कमाता है, कोई जरूरी नहीं कि अगले साल वो 10,000 कमाएगा, हो सकता है अगले साल 20 भी कमाए, हो सकता है जीरो आ जाए, कर्जे में आ जाए। क्यों? क्योंकि कृषि व्यवस्था मानसून पर आधारित है, और मानसून पर आधारित होने के कारण मानसून अनिश्चित होता है। बारिश हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो अंग्रेजों के समय कृषि से, स्पेशली लैंड रेवेन्यू से जनरेट बहुत ज़्यादा इनकम। मैं एग्जांपल दे रहा था तमिलनाडु का। तमिलनाडु में एक साल जो है अंग्रेजों के शासनकाल में, मैं उतना डिटेल नहीं आपको बताऊंगा, समय कम है, टैक्स में पूरे वहाँ अकाल आया और पूरा फसल बर्बाद हुआ, बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं हुआ, और लोग मर रहे थे, जिंदा मर रहे थे। लोगों की लाश, डेड बॉडी, हड्डी खेतों में पड़ी हुई थी, लैंड में पड़ी हुई थी। जब ये रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास आया कि हमें तमिलनाडु से कोई टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, तो जो है ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल ने कहा कि ये तो जो है, अगर तमिलनाडु मद्रास पूरा टैक्स अगर हमें नहीं देगा तो हमें बहुत नुकसान होगा। तो उसने आदेश दिया, जो जानवर और व्यक्ति वहां मरे हैं, उनकी जो डेड बॉडी की हड्डियां हैं, बोन है, उसको बेच लो, जो मिले वही टैक्स के रूप में ले लो। मतलब इस हद तक सरकार जो है एक्सप्लॉइट की जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का। और इसीलिए आप देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, वो भी तो कृषि पे टैक्स, नील खेती पे टैक्स को लेकर था। बारदोली सत्याग्रह टैक्स बढ़ाने को लेकर के था। तो अंग्रेजों के शासन काल में कृषि का अधिकतम शोषण किया गया, और जितना हो सकता है उसको बर्बाद किया गया। ज्यादा से ज्यादा टैक्स, प्रोडक्शन हो या न हो, बहुत सारे लोगों ने, इसीलिए ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि 1947 तक जो जिस दशा में ब्रिटिश सरकार भारतीय कृषक और भारतीय कृषि को छोड़ के गए थे, वो केवल भारतीय कृषि और कृषक को ही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था को छोड़ के गए थे। वो अत्यंत ही जर्जर और एक्सप्लॉइटेड, और मतलब हम लोग इतना भी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे कि हम भारतीयों का पेट भर सकें, जबकि लैंड उतनी ही थी, पॉपुलेशन भी कम थी, लेकिन प्रोडक्शन का जो रेशियो है वो बहुत कम था। इसलिए हमें अन्न भी, अनाज भी दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। न केवल हम आयात करते थे, बल्कि दूसरे देशों पर निर्भर थे। और ऐसी दशा में सरकार के समक्ष जो सबसे बड़ा चैलेंज आया, वो यही आया कि कैसे हमें कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, या कैसे उसको बढ़ाया जाए।
इसीलिए जब पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य मोटिव था, मोटो था, टारगेट था, वो कृषि था। आपको बताया गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य विषय था वो क्या था? कृषि। तो कृषि इसीलिए रखा गया कि कृषि व्यवस्था अत्यंत ही जर्जर थी, कृषि नहीं पूरी इकॉनमी जर्जर थी, और उस कृषि व्यवस्था से मिनिमम उत्पादन भी नहीं हो सकता था। हम आयात करते थे, दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ाते थे। तो सरकार की जो नीति, तो जो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा स्वतंत्रता के समय कृषि की दशा, तो कृषि पूरी तरह आयात पे निर्भर थी, उत्पादन बहुत कम था और जमींदारी प्रथा थी। तो सरकार ऐसी दशा में प्लानिंग कमीशन के माध्यम से कृषि को प्राथमिकता दी। कृषि, लेकिन कृषि में सुधार इतना आसान नहीं था। कृषि व्यवस्था में जो पिछले 200-300 सालों से एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमी थी, एक्सप्लॉइटेड सेक्टर था, उसमें सुधार इतना आसान नहीं था। नहीं तो सरकार आते ही सुधार कर देती, क्योंकि संस्थागत सुधार की भी जरूरत थी, तकनीकी सुधार की जरूरत थी, जमींदारी प्रथा में सुधार की जरूरत थी, स्वामित्व में मालिकाना हक को लेकर सुधार की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि जमींदारी प्रथा से लैंड केवल कुछ ही व्यक्तियों, मालिकाना हक कुछ ही लोगों के पास था, बाकी लोग मजदूर थे, कृषक मजदूर थे। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कृषि विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण नीति अपनाई वह था लैंड रिफॉर्म, जो टाइम टेबल के हिसाब से आपको 17 तारीख को पढ़ाया जाना है। तो या जो है इसके आगे वाली नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि जब तक भूमि सुधार नहीं होगा तब तक जो है कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा, समानता नहीं आएगी। तो कृषि की रणनीति के रूप में सरकार ने जो सबसे पहला कदम उठाया वह कदम था भूमि सुधार का। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम उठाया वो हरित क्रांति का। तीसरा जो महत्वपूर्ण कदम उठाया कि सीलिंग एक्ट के माध्यम से जो असमान वितरण है उसको दूर किया जाए और संसाधनों का उचित दोहन के माध्यम से उसका समुचित वितरण किया जाए। तो आप ये देखिए कि कृषि विकास की रणनीति की परिस्थितियां क्या थी, किन परिस्थितियों में सरकार ने, जैसे औद्योगिक विकास की रणनीति, औद्योगिक विकास अधिनियम या औद्योगिक प्रथम औद्योगिक नीति 1956 और दूसरी नई औद्योगिक नीति 1991 में आया, वैसे ही कृषि विकास को लेकर के भी समय समय पर सरकार ने पॉलिसी या रणनीतियां, उसमें मेजर जो रणनीति थी वो भूमि सुधार और हरित क्रांति थी। लास्ट के 2 मिनट आपको दिया जा रहा है, कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में पूछ लें, अदरवाइज आपको फ्री कर दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो आप चैट बॉक्स में ओके। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के पास, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी को चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे देखते हैं और उसमें लैंड रिफॉर्म और ग्रेन रिवोल्यूशन को भी आगे उसमें जोड़ करके बताएंगे। तो आज के लिए आपको मैं फ्री करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी सेम चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।